बना पाएंगे। बात आ रही है समझ में? यहां पर तो अपन नए नए सवाल कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में अपन से वो नए नए सवाल नहीं बनेंगे। तो जितना जरूरत है एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है? और उसको बार बार रिवीजन करना है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और मैं बता दूं आपको, जो मैं पढ़ाऊंगा नोट्स प्रॉपर बनाना। आपके करीब 80% सवाल, मैं गारंटी ले रहा हूं 80% सवाल आपके मेरे नोट से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? 80% सवाल आपको मेरे नोट से सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये मेरा अनुभव है। 80% सवाल आपको मेरे नोट से सीधे सीधे मिल जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ आप मेरे नोट्स भी पढ़ के जाते हो एग्जाम में। तो जैसे आपके 20 सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आप 15 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा पढ़े गए नोट से कर पाओगे आराम से, ठीक है? तो इनको आपको बार बार पढ़ना है। जो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा यहाँ पर, उनको प्रॉपर बनाना है और उनको बार बार रिवीजन करना है। आपका एग्जाम में कोई सा भी सवाल नहीं छूटेगा। और जो ये 5 सवाल बचेंगे ना, ये भी आपसे बन जाएंगे। ये हो सके कॉपी में नहीं मिले, पर ये इस आधार पर बन जाएंगे कि आपने इन 15 सवालों को बढ़िया से प्रैक्टिस की है। एग्जाम में कोई नया सवाल नहीं आता, सब वही घूम फिर के वही रिपीटेड सवाल आता है, ठीक है ना? तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा नए सवालों पर फोकस नहीं करना, वही प्रीवियस ईयर अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं बार बार, है ना? बार बार पढ़ना है, ठीक है? तो लगभग आपके तो सारे टॉपिक हो ही चुके, 3-4 टॉपिक बचे हैं, ठीक है? तो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, नया हो पुराना हो, एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो दोनों में नहीं हुआ हो, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूं आज पूरी गणित का सबसे कठिन टॉपिक उठाऊं और उसको इतनी आसानी से बताऊं कि आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है? पूरी गणित का सबसे कठिन टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज। सवाल आते हैं, नहीं बनते एग्जाम में। बहुत कठिन कठिन सवाल, मतलब बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, पर अपन को एग्जाम में बहुत कठिन लगता है, नहीं बना पाते अपन, ठीक है? बहुत सारे तो चक्रवर्ती ब्याज का सवाल देखते ही छोड़ देते हैं, और चक्रवर्ती ब्याज का सवाल जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो आज अपन चक्रवर्ती ब्याज लेंगे, सबसे कठिन टॉपिक है पूरी गणित का। तो चक्रवर्ती ब्याज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें यहां पर बताना चाहूंगा, जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रेशियो का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत जो इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है? तो देखते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, मैं बता रहा हूं आपको 80% सवाल मेरे नोट से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ए अनुपात बी, अगर मैं आपको बोलूं कि ए अनुपात बी, तो दोनों ही ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 2:5 है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है? आपको अधिकतर को आता होगा, पर जिनको नहीं आता अपन सीख लेते हैं। देखो तरीका एक ही रहेगा, कितना बड़ा भी अनुपात आ जाए तरीका एक ही रहना है अपन का। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, तो ए और बी के नीचे लिखो 2 और 3। बात आनी समझ में? ये पहली लाइन हो गई, ठीक है? अब देखो लाइन चेंज करनी है आपको। बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:5, तो बी के नीचे 2 लिखो और सी के नीचे 5 लिखो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब देखो आपको 2 खाली जगह मिल रही है, यहां पर एक खाली जगह यहां पर है और एक खाली जगह यहां पर है।
इसके अलावा कोई खाली जगह नहीं है ना। तो इस खाली जगह के बगल में क्या दिया है, 3, तो यहां पर 3 भर दो। इस खाली जगह के बगल में क्या दिया हुआ है, 2, तो यहां पर 2 भर दो। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब सीधे सीधे गुणा करना है आपको। 3 को 5 से गुणा किया, आ गया समझ में? अब ये तीनों संख्या किसी एक कॉमन नंबर से कट रही है क्या? नहीं कट रही ना, तो अपना उत्तर यही हो जाएगा। अगर कट रही हो तो उसको पहले काटना है अपन को। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो जो अपना उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 4:6:15 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? अभी उतारने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। A/B 2:3 है। B और C का अनुपात 1:5 है। और C और D का अनुपात कुछ भी ले सकते हो आप नंबर्स में, 3:2 है। ठीक है, तरीका वही रहेगा अपना करने का। अपन को निकालना है A/B/C/D। ठीक है, अब देखो A/B 2 दिया है, तो यहां 2:3 लिख लो। पहली लाइन ये हो गई। अब दूसरी लाइन में देखो B और C का 1:5 दिया है, तो 1:5। ठीक है, तीसरी लाइन C और D का 3:2 दिया है, तो 3:2। अब देखो खाली जगह कहां कहां पर है, वो देखो यहां पर है, यहां पर है, एक यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है, और यहां पर है। इसके अलावा कोई खाली जगह है क्या? नहीं है। तो अपना कॉन्सेप्ट वही है, खाली जगह के बगल में जो भी संख्या है वो वहां पर भर लेनी है। इस खाली जगह के बगल में क्या है, 3। इस खाली जगह के बगल में क्या है, 3। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3 है ना, यहां पर 3। कोई डाउट है किसी को? अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये किसी से कट रही है क्या, 3 से कट रही है ना, तो 3 से काट दो। तो अपना उत्तर ये हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है ना, उतारने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोल दूं कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, आपको निकालना है A/B/C। देखो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है ना, अगर सवाल में दिया है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, और आपको निकालना है कि A/B/C, अच्छा कितने लोग कर सकते हैं इसको? ठीक है, बाकी नहीं। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आए, सवाल समझ में आ गया ना, क्या दिया है और क्या पूछा है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना है, इस A का मान कैसे निकालोगे? देखो जब भी इस A का मान निकालना हो तो A वाले को छुपा लो, और क्या बचा, 3 और 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 12। अपन को इस B का निकालना है, तो B वाले को छुपा लो, मतलब जिसका निकालना है उसको छुपा लो। इसको छुपाएंगे तो क्या बचा, 2 और 4 बचा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। C वाले का निकालना है तो इसको छुपा लो, क्या बचा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये किसी से कटता है क्या, 2 से कटता है, काट दो, 6, 4 और 3। बात आनी समझ में? बहुत आसान है। देखो अपन गणित में बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि आप, अगर आपसे याद नहीं हुए वो फॉर्मूले, तो आप एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे अपन। मुश्किल से मैं 5 से 10 फॉर्मूले बताऊंगा पूरी गणित में, बिना फॉर्मूले के अपन पूरी गणित पढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट में यही होता है, फॉर्मूले याद नहीं करके गए तो एग्जाम में सवाल नहीं बना पाओगे। अपन पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे,
जो लंबे समय तक आपको याद रहेगा और एग्जाम में जल्दी से बना भी पाओगे। समझ में आ गया? एक सवाल आपको दूं, 3-4 सभी करिए एक बार। कर लिया सभी ने? ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं फिर से जिसको नहीं आया। ए का निकालना है तो ए वाले को छुपा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। बी का निकालना है तो बी वाले को छुपा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सी का निकालना है तो सी को छुपा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। किसी से कटता है क्या? 2 से कटता है तो काट दो। आ गया समझ में? कर लोगे ना? जब भी इसका यूज होगा, ये बहुत जगह यूज होगा, टाइम एंड वर्क में यूज होगा, परसेंटेज में यूज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में यूज होगा, हर हर चैप्टर में यूज होना ही है। ठीक है, अब देखो अपन शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, चक्रवृद्धि ब्याज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर सवाल आता है इसका। ठीक है ना? नोट्स बनाते हुए चलना, जब समझाऊं तब कोई लिखना मत, पहले समझना। क्योंकि गलती आप लोग क्या करते हो, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लिखते जाते हो, आधा समझोगे आधा लिखोगे। मैं लिखने का प्रॉपर टाइम दूंगा, पहले आप लोग समझ लो। एक बार समझ में आ गया ना तो फिर छूट पड़ती है। ठीक है, तो पहले एक बेसिक ओवरव्यू अपन ले लेते हैं इस चैप्टर का, फिर एग्जाम में कैसे सवाल करना है डायरेक्ट अपन उस पे आएंगे। देखो आपको पता ही है कि जो ब्याज होता है, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज को अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज एक बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, सारे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको अंतर बता देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। अंतर आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है वो समझ लो पहले तो। अच्छा, मूलधन सभी को पता है ना? मूलधन का मतलब क्या होता है? मूलधन का मतलब ये होता है कि अपन किसी को भी जो भी उधार राशि देते हैं उसी को मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको अगर 1000 रुपए उधार दिए हैं तो वो राशि आपकी मूलधन कहलाएगी। ठीक है, तो मूलधन मतलब उधार दी गई राशि। और ब्याज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए और आपसे मैंने 10 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए, तो वो जो 10 रुपए जो मैंने मुनाफा कमाया है वो मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये सभी को पता होता है। ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है? वैसे ही मैं बाद में बताऊंगा, है ना, थोड़ी देर बाद। मिश्र धन होता है, वैसे समझ लो। देखो नाम से पता चल रहा है मिश्र, ये किसी का मिक्सर है ना, दो लोगों का मिक्सर है। किन किन का? एक तो इसमें मूलधन आ जाता है और इसमें एक ब्याज आ जाता है। ठीक है ना, ये मिश्र धन होता है। वैसे अपन बाद में बताऊंगा मैं इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं अंतर बता देता हूं आपको। अंतर यह है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मेरा मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे अपन।
और जो साधारण ब्याज होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है मेरा। ये दोनों में अंतर है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मूलधन पर ही ब्याज चुकाना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, थोड़ा सा परसेंटेज का अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि अगर मुझे 1000 का 10% निकालना है तो कैसे आया। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पर एक बेसिक समझ लीजिए अभी, है ना। एक बेसिक समझ लो। 1000, ये जो का है ना, इसका मतलब गुणा होता है। ये 10 है तो 10% को हटाऊंगा तो नीचे 100। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 10% का मान सीधे 1/10 होता है। ऐसे ही 20% का मान 1/5 होता है, ठीक है। ये चीजें अपन जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे होता है ना, वो सारी चीजें बाद में बताएंगे। तो 1000 का 10% निकालना है, कैसे निकालूंगा, 1000 गुणा 10/100। तो यहां से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर मुझे 5000 का 20% निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 5000 गुणे में 20 बटा क्या कर दूंगा, 100। इससे ये गया, कितना आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या, ये बहुत बेसिक चीज है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इस पर। बात आ रही समझ में, किसी को इसमें डाउट है तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा मूलधन दिया है 100 रुपए, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। मूलधन दिया है मेरा 100 और जो मेरी दर दी है वो दी है 10%। आपसे पूछ लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एग्जाम में कैसे करना है, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इन दोनों का मतलब समझा रहा हूं अभी। तो मैंने क्या बताया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और समय दे दिया यहां पर 2 वर्ष, ठीक है। तो मैं पहले साल का ब्याज निकालता हूं। पहले साल का मैं ब्याज निकालूंगा तो देखो, मूलधन 100 है, दर 10 है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब मैंने मूलधन पर तो ब्याज लगा दिया, ठीक है। पहले वर्ष में कोई भी ब्याज नहीं है ना, ठीक है। अब सेकंड वर्ष की बात करते हैं, दूसरे वर्ष की बात करते हैं। अब देखो दूसरे वर्ष में क्या होगा, मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन कितना था, 100, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। अपन ने मूलधन पर तो ब्याज निकाल लिया, साथ में ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज कितना था, 10। इस 10 का भी अपन 10% निकालेंगे, 1 हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई। सबसे पहले क्या किया, अपन ने मूलधन पर ब्याज निकाला 100, क्योंकि मूलधन अपने पास 100 रुपए है शुरू में, 100 रुपए पर 10% का ब्याज निकाला तो 10 रुपए आ गया। पहले वर्ष कोई भी ब्याज नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो मूलधन पर भी ब्याज लगाएंगे और ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे। मूलधन कितना है, 100 रुपए पर 10% का ब्याज 10 रुपए। अब इस ब्याज पर भी अपन को ब्याज लगाना पड़ेगा, तो ब्याज कितना है, 10। 10 का 10% निकालेंगे तो 1। मतलब ये वो संख्या है जो ब्याज पर भी ब्याज लगी है ना। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा। पर एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे अपन, ठीक है, एग्जाम का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले साल का निकालूंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है साधारण ब्याज। तो पहले साल का निकालूंगा तो पहले साल मूलधन कितना है, 100, तो 100 का 10%, 10। दूसरे वर्ष का निकालूंगा, क्योंकि साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, तो दूसरे वर्ष का मूलधन भी 100 रुपए ही है, तो 100 रुपए पर 10% ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो यहां से कितना आ गया, 20। बात आ रही समझ में।
ये सिर्फ मैंने आपको मतलब समझाया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है और साधारण ब्याज का मतलब क्या है। अब अपन आते हैं कि आपको एग्जाम में सवाल किस किस प्रकार के आएंगे और आपको कैसे करना है। अब यहां से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। बाकी तो जो भी नोट्स आपको मिलते हैं वो तो है ना, प्रोवाइड करवा ही दूंगा मैं। सवाल समझ लो, है ना, अभी लिखो मत, तो मैं टाइम दूंगा लिखने का। मूलधन मुझे दिया है 1,000 रुपए, राशि कोई सी भी हो सकती है, तरीका वही रहेगा। मूलधन 1,000 रुपए दिया है, दर दी है मुझे 10% और समय दिया है 2 वर्ष। अभी 2 से 3 वर्ष भी होगा, 1.5 वर्ष भी होगा, 2.5 वर्ष भी होगा, 2 से ही 1/4 वर्ष भी होगा, सब होंगे। बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। अब मेरे को यहां पर देखो कौन कौन से सवाल आ गए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। दूसरा सवाल यह है 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। तीसरा सवाल यह है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर निकालो। ये अंतर वाला सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा यह है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ठीक है, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं आपसे। एक तो जैसे 3 वर्ष का दे दिया कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर निकालिए, है ना। कुछ लोग फॉर्मूले से बताते हैं इसको, मैं फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर साल का दे देगा आपको कि तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालो या फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। बात आ रही है समझ में? ठीक है, सवाल सभी को समझ में आ गया? क्या है करते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। अब ये जो तरीका मैंने बताया था इसको आपको भूल जाना है, ये तरीका आपको यूज नहीं करना। अब जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो तरीका मैं बताऊंगा पूरे चैप्टर में यूज होना है अपना, पूरे चैप्टर में इसी तरीके का यूज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा सबसे पहले गौर करना है कि समय कितना दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो आपको क्या करना है कि पहले साल के लिए एक लाइन बनाना है और दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनानी है। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही अगर यहां पर 3 वर्ष होते तो आपको क्या करना है, तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बनानी है। ऐसे ही अगर यहां पर 4 साल होते तो आपको, बात आनी समझ में? मैक्सिमम अगर सवाल आएगा ना एग्जाम में तो 3 वर्ष तक आता है, चौथे वर्ष का सवाल बहुत रेयर कंडीशन में आता है, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले अपन को यहां पर समय देखना है 2 वर्ष। तो पहले साल के लिए अपन ने 1 लाइन बनाई, ये पहले वर्ष के लिए है, और दूसरे साल के लिए अपन ने 2 लाइन बना दी। ऐसे ही 3 वर्ष होता तो तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बना देते। बात आ रही है समझ में? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब इन इन यहां पर क्या भरना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो क्या भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं क्या भरूंगा, इस मूलधन का जो दर दे रखी है वो प्रतिशत। मूलधन कितना दे रखा है? 1,000। दर कितनी दे रखी है? 10%। 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 यहां पर आपको भर लेना है। बात आ रही समझ में? कोई डाउट है किसी को? बड़े प्यार से समझना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसका यूज होना है। बड़े बड़े सवाल देखना बहुत चुटकी में सोल्व हो जाएंगे। जो यहां पर भरा है उसके नीचे भी सेम अपन को यहां पर भर लेना है।
बात आनी समझ में? यहां पर 100 था तो यहां पर भी क्या भरना है? 100। ठीक है, वो केस अपन बाद में पढ़ेंगे जब दर अलग अलग दे रखी हो। ठीक है, वो केस बाद में आएगा, क्योंकि ज्यादातर 99 मान लो 99% केस ये आता है कि दर अपन को एक ही दी जाती है एग्जाम में। ठीक है, अलग अलग दर वाला भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर 1000 का 10% अपन ने 100 भर लिया, इसके नीचे भी अपन को वही सेम वैल्यू भरनी है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब देखो जब भी अपन ऐसे तिरछे जाएंगे ना, तो अपन को क्या करना है? इस 100 का 10%। ठीक है, इस 100 का 10% यहां पर भरेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात आ नहीं समझ में? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? भर लोगे? ठीक है, अब देखो बहुत आसान है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को निकालना है इस टेबल से। तो कैसे निकालूंगा? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 210। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे आएगा? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा? आपको सबको जोड़ना है, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 210। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। अब देखो साधारण ब्याज कैसे निकालूंगा? ये जो पहली वाली कॉलम है ना, ये जो पहली वाली कॉलम है, इसको जोड़ दो। पहली वाली कॉलम को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो यहां पर साधारण ब्याज जब भी निकालना हो तो आपको इस पहली वाले को जोड़ना है सिर्फ और सिर्फ। चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में एक बड़ी टर्म है तो सबको जोड़ना है चक्रवृद्धि ब्याज में, और साधारण ब्याज थोड़ा छोटा होता है ना साधारण ब्याज, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ इस पहली वाली को जोड़ना है। ठीक है, अब देखो अंतर, एक तरीका तो अंतर निकालने का यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज 210 दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है? 200, तो अंतर कितना हो जाएगा? 10। पर एग्जाम में डायरेक्ट है ना, ये अंतर पूछा जाता है, तो ऐसा गलती मत करना कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो फिर साधारण ब्याज को जोड़ो फिर दोनों को माइनस करो, ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, जब भी अंतर निकालना हो तो इस पहली वाली को आपको छुपाना है, और जो भी बचेगा इधर वो आपका अंतर हो जाएगा। तो इसको छुपाने के बाद में क्या बच रहा है मेरे पास? 10। इसको छुपाने के बाद में क्या बचता है? 10 बच रहे हैं, तो 10 मेरा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। सेम 3 वर्ष के लिए भी अपन यही करेंगे, इधर छुपाएंगे और यहां पर जो भी बचेगा ना 3 वर्ष के लिए वही मेरा अंतर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अंतर निकालने में कोई डाउट नहीं है ना? लोग बड़े बड़े फॉर्मूले बता देते हैं, ठीक है, वो आपको एग्जाम टाइम पर याद नहीं आएंगे तो वो सवाल नहीं कर पाओगे, पर तरीका आपको ये पता है तो आपको बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहा है ये दूसरे वर्ष की, 2 वर्ष की नहीं कर रहा, सिर्फ दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। तो जब भी दूसरे वर्ष की बात करेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष वाली लाइन पर ही काम करना है, क्योंकि यहां देखो ये बात कर रहा था ना दूसरा वर्ष, तो अपन को बाकी लाइनों से कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ दूसरे वर्ष वाली लाइन से मतलब होना चाहिए। ऐसे ही तीसरे वर्ष की बात करेगा तो तीसरे वर्ष वाली लाइन से मतलब होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को निकालना है तो दूसरे वर्ष वाली लाइन से ही मतलब होना चाहिए, और चक्रवृद्धि कहां गया? ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जब मैं निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं? सबको जोड़ता हूं ना। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो दूसरे वर्ष वाली लाइन से ही मतलब होना चाहिए, और मुझे सबको जोड़ना है क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है मेरे से, तो सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कर लोगे, एग्जाम में सवाल आएगा तो। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना। अब वैल्यू अपन चेंज कर करके सवाल करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। पीडीएफ आ जाती है क्या? अच्छा, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है।
हैंड रिटन नोट्स की बात अलग ही होती है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल आपको दूं, कर लिया। हो गया। किसी को कोई डाउट था क्या, पहले समझाया था उसमें? देखो तरीका एक ही रखना, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप करोगे ना। जैसे मेरा तरीका सीख लिया, फिर यूट्यूब पे आपने किसी दूसरे टीचर का तरीका सीख लिया, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तरीका एक ही रखना है, क्योंकि समय अगर आपको एक ही तरीका पता है ना, तो उतना समय नहीं लगता एग्जाम में करने में। अगर अलग अलग तरीके पता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। तो तरीका एक ही रखना है, और बाकी जो बेस्ट तरीके होंगे ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सारे। कितने लोगों ने कर लिया? ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले नजर जानी चाहिए समय। 2 वर्ष दिया है, तो पहले साल के लिए एक लाइन बनाइए, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाइए। ठीक है। यहां पर क्या भरेंगे? 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? 5,000 का 20% कैसे निकाला? किसी को डाउट हो तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं है ना? यहां पर क्या भरूंगा? जो यहां पर भरा है उसको ही मुझे यहां पर भरना है, 1,000। यहां पर क्या भरूंगा? इस 1,000 का 20% कितना हो जाएगा? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? अब तो बहुत आसान है। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो सबको जोड़ना है। सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज निकालना है तो पहली वाली को जोड़ना है। पहली वाली को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? अंतर निकालना है। इस पहली वाले को छुपा लेना है, और जो भी यहां बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अंतर मेरा हो गया 200। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो दूसरे वर्ष वाली लाइन में ही काम करना है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। एक सवाल यहां पर और ऐड कर रहा हूं मैं। 3 का भी बताएंगे, 2.5 का भी बताएंगे, 1.5 का भी बताएंगे, 2 से ही 3/4 वर्ष का भी बताएंगे। सारा बताएंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि स्टेप बाई स्टेप चलेंगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा है। यहां पर एक और सवाल मैं ऐड कर रहा हूं। दूसरे वर्ष का
चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। एक और सवाल मैंने यहां ऐड किया है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। बताइए कितना होगा? 800 कैसे होगा? देखो समझिए, कुछ लोग सही बोल रहे हैं, समझिए समझिए, पहले सवाल को समझा करो। यहां पर बात कर रहा है वो दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपन को दूसरे वर्ष वाली लाइन पर ही काम करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, अंतर निकालने के लिए इस पहली वाली को छुपा दो और जो भी बचेगा वो मेरा अंतर हो जाएगा। भाई इससे तो कोई मतलब नहीं है ना अपन को, क्योंकि अपन को सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष के लिए पूछा है। दूसरे वर्ष के लिए पूछा है तो अपन को इसी से मतलब होना चाहिए बस। अब सिर्फ इसी से मतलब है और अपन से अंतर पूछा है, तो अंतर में क्या करते थे, इस पहली वाली को छुपाते थे और जो बचता था वही मेरा अंतर होता था। तो इसको छुपाने के बाद क्या बच रहा है? 200। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यहां पर तो ये 200 आ रहा है, पर 3 वर्ष का अपन करेंगे ना, उसमें चेंज हो जाएगा फिर ये। लास्ट वाला सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन करते हैं 3 वर्ष वाला। दो वर्ष वाले में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, यहां पर दर 12.5%, 33 से 1/3%, उस प्रकार की भी आएगी, उसकी बातें भी अपन करेंगे। सवाल वही रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तीन वर्ष का साधारण ब्याज, अंतर है ना, 3 वर्ष का अंतर। सवाल सारे वही है, सिर्फ वो क्या बदला, समय बदला है। तो मूलधन 5,000 दिया है, दर 10%, समय 3 वर्ष। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, इंपोर्टेंट मार्क कर लो। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इसको भी इंपोर्टेंट कर लो। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। सारे सवाल अपने आप में इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा, जो 2 वर्ष का पढ़ा था और 3 वर्ष का पढ़ रहे हैं, चीजें सेम ही रहेगी पर थोड़ा सा चेंज होगा, बस उसको आपको समझना है। सबसे पहले नजर गई 3 वर्ष में, पहले साल के लिए मैंने एक लाइन बनाई, दूसरे वर्ष के लिए मैंने 2 लाइन बनाई, तीसरे वर्ष के लिए मैंने 3 लाइन बनाई। लाइन बना लोगे?
कोई डाउट है किसी को? अब देखो भरना कैसा है, यहां पर मैं क्या भरता था, 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 में यहां पर भर दूंगा, कोई डाउट नहीं है ना। इसके नीचे क्या भरता था, जो संख्या यहां थी, तो यहां पर 500 और यहां पर भी क्या भर दूंगा मैं, कोई डाउट किसी को? वही सेम चीज कर रहे हैं अभी तक, यहां पर 500, इसके नीचे भी 500, इसके नीचे भी 500। वैसे मैं आपको बताऊं ये हर जगह 500 500 क्यों भर रहा हूं, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, मैंने बताया था ना आपको। और ये पहली वाली लाइन जो है, ये पहला वाला जो कॉलम होता है वो साधारण ब्याज का ही होता है, तो हर वर्ष साधारण ब्याज मेरा समान है, अगर कॉन्सेप्ट से समझे तो। और वैसे आप वैसे समझना चाहो तो हर जगह आपको समान भरना है। यहां पर मैं क्या भरूंगा, इस 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। यहां पर मैं क्या भरूंगा, 50 का 10%, कोने में जाते हैं तो कोने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जो यहां पर बचा है ना, उसको ध्यान से सुनना। देखो यहां पर मैं 1 गुना भरता हूं, यहां पर 2 गुना भरूंगा, अगर 4 वर्ष के लिए आता है तो यहां पर मैं 3 गुना भर लूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष की, तो 1 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा, ऐसे 4 वर्ष का होता तो यहां पर 3 गुना कितना हो जाता, 150 हो जाता। बात आनी समझ में, ठीक है। क्योंकि 4 वर्ष का सवाल नहीं आता तो आपको 3 वर्ष तक ही ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर मैंने 50 भर दिया तो 50 का डबल आपको यहां पर भरना है, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे चलता जाता है वो, ठीक है। तो नीचे ज्यादा नहीं जाना, अपन को 3 वर्ष तक ही समझना है। यहां पर 50 आपको समझ में आ ही गया, इसका डबल यहां पर भरना है, इसका डबल यहां पर भरूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, बस अब तो आप खुद ही लिख दो। अब बचा क्या है सवाल में, कुछ बचा है क्या सवाल में? नहीं बचा ना। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते थे, सबको जोड़ते थे ना, सबको जोड़ लो कितना हो जाएगा, 1655। साधारण ब्याज में मैं क्या करता था, इस पहली वाले को जोड़ता था, तो पहले वाला कितना हो जाएगा, 1500। अंतर, अब देखो एक तरीका तो ये है कि दोनों का डिफरेंस लो, दूसरा तरीका क्या था, इस पहले वाले को आपको छुपाना है और जो भी बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इसको छुपाने के बाद में क्या बचेगा, 155, तो आपका जो अंतर है वो 155 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? अब देखो अगला सवाल क्या है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपन को काम करना है सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष वाली लाइन में, क्योंकि यहां पर तीसरा आ गया, पर्टिकुलर ईयर दे दिया यहां पर, तो अपन को तीसरे वर्ष वाली लाइन पर ही काम करना है, अपन को बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में सबको जोड़ता हूं मैं, कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। अगला सवाल क्या था, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। अब यहां पर भी देखो तीसरा वर्ष दे दिया ना, तो तीसरे वर्ष वाली लाइन से ही मतलब होना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल में क्या पूछा था, अंतर पूछा था, तो अंतर के लिए मैं क्या करता था, पहले वाले को छुपाता था, जो भी बचता था वो मेरा क्या होता था, अंतर होता था। तो यहां कितना हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, हाथ खड़ा कर लो। हाँ क्या, ये डबल क्यों किया, देखो डबल इसलिए किया क्योंकि देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो देखो ये तीसरे वर्ष का है ना, तो तीसरे वर्ष में क्या करूंगा, इस मूलधन पर तो मैंने ब्याज निकाल लिया 50, ठीक है, इस मूलधन पर तो मैंने ब्याज निकाल लिया 50। अब ये 100 कहां से आया, मुझे ब्याज पर भी ब्याज निकालना है, तो ब्याज क्योंकि ये तीसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का है ना, तो ब्याज पर भी ब्याज में निकालूंगा, तो इस 50 पर भी मुझे ब्याज निकालना पड़ेगा,
और ये 500 और 500 है, इस पर भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो पूरी कैलकुलेशन अपन करेंगे ना तो ये 23वें वर्ष वाली लाइन आती है वो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा तो, इस वजह से ये तरीका आप याद रखो, क्योंकि ये ब्याज पर भी ब्याज लगाए अपन ने, इस वजह से वो डबल हुआ है। 3 गुना हो जाएगा। हाँ, इसमें डबल करना है, 3 वर्ष का है तो यहां पर डबल करना है, ऐसे एक लाइन और रहेगी तो फिर यहां पर 3 गुना हो जाएगा, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ऐसे चलता जाता है। वो डबल करने का कॉन्सेप्ट यही है कि ब्याज पर ब्याज लग गया वहां पर, ठीक है ना। वो समझाऊंगा तो कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ नहीं। आ गया समझ में? सवाल दूं, कर लोगे? वो आप है ना कॉन्सेप्ट से निकाल के देखना, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि मूलधन पर ब्याज लगाओ, फिर जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लगाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। बाकी क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि अभी बताऊंगा तो 5 से 10 मिनट उसमें चले जाएंगे, और अभी 10 बजे आपको पता है मुझे जाना पड़ेगा। बाकी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको इससे बाहर मेरे हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना बढ़िया से पढ़ लो बस। कर लिया? कितने लोगों का हो गया?
हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? सबसे हो गया? करूं मैं? ठीक है, 3 वर्ष हैं तो पहले साल के लिए एक लाइन बनाओ, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाओ, तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बनाओ। ठीक है, यहां पर क्या भरूंगा? 1200 का 20% कितना हो जाएगा? 240। यहां पर 240, तो यहां पर भी 240, यहां पर भी 240। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां पर क्या भरूंगा? 240 का 20% कितना हो जाएगा? 48। बात आ रही समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? यहां पर क्या भरूंगा? 48 का 20% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट। कोई डाउट नहीं है ना? कैसे आया 9 पॉइंट? किसी को डाउट है क्या? नहीं है। यहां पर क्या भरूंगा मैं? 48 का डबल। क्या भरूंगा? 48 का डबल कितना हो जाएगा? 96। बात आ रही है समझ में? ठीक है, 96 वैसे समझना चाहो तो कैसे आया? इस 240 का भी 20% निकालो, इस 240 का भी 20% निकालो, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। क्योंकि अपन को ब्याज पर ब्याज निकालना रहता है, तो पहले ब्याज कितना था? 240। 240 का 20% निकालो, फिर से 240 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ठीक है, पर अपन को डायरेक्ट यहां से डबल करना है। बात आ गई समझ में? ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ना है। जोड़ा तो कितना आया? कितना आया? 800। सभी का ये था। ठीक है, साधारण ब्याज अंतर, इसको छुपाना है, जो बचेगा उसको जोड़ना है। सभी का ये था। ठीक है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो तीसरे वर्ष का, कंफ्यूज नहीं होना, तीसरा वर्ष है ना, तो तीसरे वर्ष वाली लाइन पर ही अपन को काम करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सबको मैं जोड़ लूंगा, तो कितना आया? 345 पॉइंट। सभी का ये आया था। ठीक है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, तीसरे वर्ष के लिए पूछा है तो तीसरे वर्ष वाली लाइन में काम करूंगा, और अंतर मुझे पूछा है तो पहली वाली को छुपा लूंगा, पहली वाली को मैं छुपा लूंगा, जो बचेगा वही मेरा अंतर हो जाता है। कितना हो जाएगा? कितना होगा? 100। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत बेसिक से कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी मेरा मोटिव है कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? ऐसा इनमें से कोई भी एग्जाम में सवाल आएगा, कर लोगे ना? अब अपन एक 1.5 वर्ष वाला सवाल कर ले। यहां पर 1.5 वर्ष आ जाए, 2.5 वर्ष आ जाए, 1 से ही 3/4 वर्ष आ जाए, 2 से ही 5/6 वर्ष आ जाए, कुछ भी आ जाए, तरीका वही रहेगा जो बता रहा हूं। बात आ रही है समझ में? सवाल सारे वही हैं, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, साधारण ब्याज निकालो, अंतर निकालो, सारे सवाल वही हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं 1.5 वर्ष, इसका मतलब समझना। सबसे पहले 1.5 वर्ष का मतलब समझना। 1.5 वर्ष का मतलब यह है कि 1 वर्ष तो मेरा क्या है? पूरा पूरा है। 1.5 वर्ष का मतलब क्या है? कि 1 वर्ष तो मेरा पूरा है, और दूसरा वर्ष मेरा क्या है? आधा है। बात आ रही समझ में?
अगर मैं आपसे बात करूं 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब क्या है कि 2 वर्ष तो मेरे पूरे पूरे हैं और तीसरा वर्ष मेरा क्या है, आधा है। अगर मैं आपसे बात करूं 1 से ही 3/4 वर्ष, इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ष तो मेरा पूरा पूरा है और दूसरा वर्ष मेरा कितना है, 3/4 है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो बस सवाल बहुत आसान है। जब भी यहां पर 1.5 वर्ष की बात करेगा तो अपन को टेबल बनानी है 2 वर्ष की। जब भी यहां पर 2.5 वर्ष की बात करेगा अपन को टेबल बनानी है 3 वर्ष की। जब भी यहां पर बात करेगा 1 से ही 3/4 वर्ष की, तो भी टेबल कितने वर्ष की बनानी है, 2 की बनानी है। मतलब ज्यादा वाली टेबल बनानी है। जैसे 1 से ज्यादा दिया है तो 2 की टेबल बनानी है, 2 से ही 3/4 वर्ष दे दिया तो 3 की टेबल बनानी है। बात आ रही है समझ में? तो 1.5 वर्ष दिया है तो अपन को टेबल कितने वर्ष की बनानी है, 2 वर्ष की बनानी है। पहले साल के लिए एक लाइन बनाता था, ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष बना दूंगा। ये पहले साल वाली लाइन है और ये दूसरे वर्ष वाली लाइन है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? 1.5 वर्ष आएगा तो 2 वर्ष वाली टेबल बनेगी, 2.5 वर्ष आएगा तो 3 वर्ष वाली टेबल बनेगी। मतलब ज्यादा वाली टेबल बनानी है। ठीक है, देखो काम वही करना है। अभी 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,000। तो 1,000 मैंने यहां पर भर दिया, यहां पर 1,000 है तो यहां पर भी कितना भरूंगा, यहां पर कितना भरूंगा, 1,000 का 20% कितना हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? अब यहां से थोड़ा सा मामला चेंज ये होता है कि 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है कि देखो 1.5 वर्ष का मतलब ये होता है कि 1 साल तो मेरा पूरा पूरा है, तो पहला साल तो मुझे पूरा लेना है। ठीक है, क्योंकि पहले पहले साल वाली लाइन ये है ना, तो पहला साल तो मुझे पूरा पूरा लेना है और दूसरा वर्ष कितना है, आधा है। तो दूसरे वर्ष वाली लाइन ये है, तो इसको क्या करना है अपन को, आधा करना है। 1,000 का आधा कितना हो जाएगा, 500। 200 का आधा कितना हो जाएगा। यहां तक डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? वैसे ही अगर 3/4 आ जाता तो इसका कितना कर देते, 3/4 कर देते। जो भी फ्रैक्शन आएगा वो अपन कर देते। तो यहां पर दूसरा वर्ष मेरा आधा दिया है तो दूसरे वर्ष वाली लाइन को मुझे आधा आधा कर देना है। अब देखो पुरानी संख्या से कोई मतलब नहीं है, नई संख्या से मतलब है। ठीक है ना? ये पुरानी संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये जो नई वैल्यू आई है इससे मतलब है अपन को। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज में अंतर, अंतर कैसे निकालता था, पहले वाले को छुपाना है, जो बचेगी वही मेरा उत्तर होता है। नई वाली संख्या को लेना है तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या? 1.5 वर्ष वाला कर लोगे, 2.5 वर्ष वाला भी कर लोगे, 2.5 वर्ष वाला दो एक। देखो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको, है ना? आपको दुनिया भर के फॉर्मूले बताए जाएंगे, कोई फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है बेसिकली। डाउट नहीं है ना? 2.5 वर्ष वाला दो आपको एक। इसमें आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज और दूसरा निकालना है आपको अंतर। करिए एक बार। है ना? इस अंतर का मतलब यही है, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर।
कितने लोगों का हो चुका? अगर 3 वर्ष वाला जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बहुत आसान है। कर लिया? हो गया? हो गया सभी का? एक बार फिर से समझ लो। 2.5 वर्ष आएगा तो टेबल कितने वर्ष की बनेगी? 3 वर्ष की टेबल बनेगी। पहले साल के लिए एक लाइन बनाओ, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाओ, ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बनाओ। ये अपन अभी वही कर रहे हैं जो 3 वर्ष का करते थे, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। यहां पर क्या भरूंगा? 12,000 का 10%। यहां पर भी, यहां पर भी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना कैसे भरा? यहां पर क्या भरूंगा? 1200 का 10% कितना हो जाएगा? यहां पर कितना भरूंगा? 120 का 10%। कोई डाउट है क्या? यहां पर कितना भरूंगा? 240। क्यों? क्योंकि 120 का डबल मुझे यहां भरना है। हमेशा हमेशा मुझे 120 का डबल ही यहां पर भरना है। बात आ रही है समझ में? मतलब जो संख्या यहां पर दी है उसका डबल मुझे यहां पर भरना है हमेशा, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या दिया था। सवाल में दिया था कि 2 वर्ष तो मुझे पूरे पूरे लेने हैं, मतलब पहला साल भी मुझे पूरा लेना है और दूसरा साल भी मुझे पूरा लेना है। 2.5 वर्ष का मतलब क्या है कि 2 वर्ष मेरे पूरे पूरे हैं और तीसरा वर्ष मेरा क्या है? आधा है। तो 2 वर्ष पूरे हैं, मतलब पहला साल भी पूरा है और दूसरा साल भी पूरा है। तीसरा साल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसको आधा करो, इसको भी आधा करो, इसको भी आधा करो। अब सवाल में कुछ बचा है क्या? नहीं बचा ना, जोड़ बाकी तो है। अब क्या है? चक्रवर्ती ब्याज सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 32, 46। अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए इस पहली वाली को छुपाना है और जो भी बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। 120 और 120, 240 और 240। किसी को कोई डाउट है क्या? कर लोगे ऐसा सवाल आएगा तो एग्जाम में, ठीक है। मजा आया पढ़ने में? अच्छा लगा? सारे टॉपिक अपन ऐसे ही करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी कल पढ़ते हैं फिर।